So today we will discuss about the current environmental challenges. Last class we have discussed about the river, which river and which dam. Can you remember? कौन सा डैम के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ. So today we will discuss about some dams and hydroelectric power projects of Northeast India, Himachal Pradesh, and uh, Himachal Pradesh, Northeast India, and Jammu Kashmir. These three states, regions having the most perennial water river and which having always having water in this river, and these water are mainly originated from the glacier of Himalayas region, from where total waters comes from the glacier from the Himalayas, and all times, all seasons, the waters are it's having not dried. That means बारिश नहीं, हाँ सूखता नहीं है. तो इट एंड हाँ, और also if this river originates from Himalayas, they are passed through different types of Himalayas region. That means in hilly regions. So there are mainly different types of waterfalls are already there. That means it's already river flow from height to the lowland. So there is a possibility or chances for हाइड्रो सुइटेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. बिकॉज नॉर्मली जो वाटर हम लोग डैम बांध के उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो तीन स्टेट है, कौन कौन सा स्टेट में? नॉर्थ ईस्ट, पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में. हिमालय से पहले जम्मू कश्मीर है, तो पहले जम्मू कश्मीर में आते हैं. जम्मू कश्मीर से जो भी रिवर आ रहा है, ठीक है, वो रिवर क्या है ना, पहाड़ी के दे के आ रहा है, तो हमेशा पानी भी रहता है, और सुइटेबल पहाड़ के ऊपर से झरना होता है, तो सुइटेबल है. कहीं पे भी पानी ऑटोमेटिक गिर रहा है, वहीं पे टर्बाइन हम फिट कर देंगे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट फिट हो जाएगा. एंड इट्स नेवर बी सजेस्टेड और नेवर बी डिस्प्यूट्स बाय द पीपुल्स आर डिपेंडिंग ऑन द वाटर. वहाँ पे डैम बांधने का जरूरत नहीं है, पानी रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टर्बाइन फिट करना है. तो देर आर वेरियस टाइप स्मॉल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थ्रू आउट दिस रिवर. ये उसका बेनिफिट्स है. तो लेट्स सी, let's present my screen. अभी दिखाई दिया? दिख रहा है ना? ओके. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. ये थोड़ा थोड़ा इसको आप डिटेल्स याद रखना. क्या लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस याद रखना जो मेन मेन पॉइंट्स है. ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. इसको बहुत सारे मतलब 10, 15, 18 बहुत सारे हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो थोड़ा सा बड़ा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देर आर 5 रिवर्स आर मेनली फ्लोस इन दिस जम्मू कश्मीर. कौन कौन सा 5 रिवर फ्लो करता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, बता सकते हो? हम्म. जम्मू कश्मीर में कोई रिवर आपको याद है? कोई रिवर आ रहा है? ठीक है, गंगा. तो देखो, गंगा जम्मू कश्मीर से नहीं आ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश से उधर से आ रहा है. जम्मू कश्मीर पूरा टॉप से देखो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या आ रहा है. अभी ये दिखाई दे रहा है ना. दिस स्टेट्स मेनी लेक्स रिवर एंड ग्लेशियर्स. मेजर रिवर्स फ्लो फ्रॉम जम्मू कश्मीर फ्रॉम द हिमालयस आर, देखो क्या क्या है: झेलम, चेनाब, सतलेज, रवि एंड इंडस. ये 5 रिवर है जो मेजर रिवर है. कौन कौन सा रिवर? एक है झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा सतलेज, चौथा रवि, एंड पांचवा जो कि सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं इंडस रिवर. सिंध उपत्यका नाम तो सुना होगा ना, जो पहले एंशियंट के टाइम पे जो लोग बैठते थे वहाँ पे, सुना है ना? जो क्या बोलते हैं उसको, जो सिविलाइजेशन, सिंध सिविलाइजेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था,
सिविलाइजेशन बहुत टाइम पहले। तो ये झेलम, चेनाब, सतलेज रिवर, रवि एंड इंडस, ये 5 जो बड़े बड़े रिवर है उनमें क्या करना है हमको, देखना है कौन कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पे है। सो सेंट्रल एरिया में आता है एक, ये है सहजल एचपी, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ये जो येलो येलो पॉइंट में जो लिखा हुआ है सहजल एचपी, सलल सालल एचपी, दैट मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एचपी मतलब, सुनाई दे रहा है तो ना, ठीक है। तो दिस डैम जो कि सहलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज हैविंग इन द रिवर ऑफ चेनाब, ये याद रखना, ये चेनाब रिवर में है। 3 चीजें याद रखना, एक उसका नाम, दूसरा कौन सा रिवर, और तीसरा उसका कितना मेगावाट है, ये 3 चीजें याद रखना। एक है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिवर चेनाब में है, और उसका जो पावर है उसका है 690 मेगावाट। सेकेंड, उरी वन, अभी उरी का एक पिक्चर निकला था, वहां पे जो शॉट आउट हुआ था या क्या हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसी जगह पे, वो प्लेस का नाम है उरी। तो उरी वन इज ऑल्सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड इट इज इन द रिवर झेलम, ये याद रखना, झेलम में उरी है, झेलम रिवर में, और उसका जो पावर है दिस इज 480 मेगावाट। एक टेबल बना लो, उसमें एक कॉलम में लिख लो नेम ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरे कॉलम में होगा व्हिच रिवर, तीसरे कॉलम में होगा पावर, कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना जनरेट हो रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है सहजल एचपी, उसके बाद सेकेंड कॉलम में रिवर चेनाब होगा, तीसरे में 690 मेगावाट। फिर उरी वन फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में रिवर झेलम, थर्ड कॉलम में 480 मेगावाट। ऐसे तीसरे प्रोजेक्ट है दल हस्ती, ये हो कहाँ पे है, दिस इज इन द रिवर, ये भी ऑल्सो रिवर चेनाब में है, ये ऑल्सो रिवर चेनाब, एंड कैपेसिटी इज 390 मेगावाट। फिर आ गया उरी टू, ये कौन सा रिवर में है, ये भी झेलम रिवर में है, और इसका पावर है 240 मेगावाट। देखो उरी वन और उरी टू में क्या डिफरेंस है, सेम पानी बह रहा है, सेम रिवर है, ऊपर में जो ऊपर स्टेज में जो है उसको उरी वन बोलते हैं, नीचे पानी आते आते जो आ गया उसको उरी टू बोलते हैं, मतलब सेम रिवर में 2 स्टेप में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर से आ रहा है। लाइक चूतक, दिस इज द रन इन द रिवर सुरू, ये भी याद रखना, 2 नंबर कॉलम में शुरू, एंड मेगावाट कितना है 44 मेगावाट। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया नीमो बाजगू, दिस इज इन द रिवर इंडस, ये याद रखना रिवर इंडस में है, एंड द कैपेसिटी इज 45 मेगावाट। उसके बाद सेवा टू, दिस इज इन द रिवर रवि, एंड इसका पावर हो गया 120 मेगावाट। यहाँ पे इन द एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर दीज 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा, सहजल उरी वन, उसके बाद दलहस्ती, उरी टू, चुतक, नीमो बजगू एंड सेवा टू, ये 7 है। ये 7 कौन सा रिवर में है और उसका पावर कितना है, सब कुछ एक टेबल बना के लिस्ट कर लेना है। उसमें से इंपोर्टेंट कौन सा है, रिवर सिंध, व्हिच रिवर, इंडस रिवर में कौन सा है, नीमो बाजू, ये याद रखना, क्योंकि इंडस रिवर एक बड़ा सा रिवर है और उसका थोड़ा सा आ सकता है, ये इंपोर्टेंट है। नीमो बाजू कौन सा, रिवर इंडस में है। और रिवर झेलम में कौन सा है, उरी वन और उरी टू, ये याद रखना, ये रिवर झेलम में है। एंड रिवर चेनाब में कौन कौन सा है, सलाल एचपी एंड ये वाला है कौन सा, दल हस्ती, ये दोनों है रिवर चेनाब में। ये 7 चीजें आपको यहाँ पे समराइज करना है जम्मू कश्मीर रिवर में। उसके बाद ये सारी चीजें आपको, इसको छोड़ के भी बहुत बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं, उसको हमको कवर नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है झिंबर बेसिन में बहुत सारी, ये देखो, ये है चेन्नई वन, चेन्नई टू, ये बिकॉज दिस पावर प्रोजेक्ट आर वेरी स्मॉल, ये 1.5, ये 2 मेगावाट, ये 1 2 वाला छोटे 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 ये यूनिट है। ये छोटे छोटे यूनिट सब याद नहीं रखना है, जो जितना भी सारे बड़ा बड़ा था, वी हैव टू रिमेम्बर दिस 7 यूनिट ऑफ हाइड्रो पावर प्लेट प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, यही याद रखना है। और इसमें और कुछ है नहीं जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। बस यही इतना ही, यहाँ पे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हो गया हिमाचल प्रदेश। लेट्स सी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा रिवर है, मतलब है। दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट is the green energy source of green energy and the green electric project. Why we are focused about the hydroelectric project, not thermal power plant? हम तो थर्मल पावर प्लांट कोयले से भी बाहर कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, बट वी शुड फोकस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज चीप। पहले तो सस्ता में मिलता है, दूसरा दिस इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी और रीनेबल एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मीन्स इट डज नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट। इसमें हमारा एनवायरमेंट का पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो है, इसलिए इसको हमको ज़्यादा फोकस करते हैं और सस्ते में मिलता है। मेन चीज़ हो गया जो एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल प्रोड्यूस होता है कोयले में, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल नहीं होता है। सो वी शुड फोकस ऑन दिस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द हिमाचल प्रदेश। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 7 था, हिमाचल प्रदेश में 4 है। एक हो गया सरवा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये उसका नाम है। दिस सरवा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैविंग 111 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड व्हिच इज ऑन द रिवर पब्बर। ये याद रखना, इसमें भी 3 कॉलम होगा। एक कौन सा रिवर में है, दूसरा उसका नाम क्या है, तीसरा उसका पावर कितना पावर जनरेट हो रहा है। दूसरा हो गया लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका पावर कितना है 210 मेगावाट प्रोजेक्ट है। और ये कौन सा रिवर में है, ये है आपका रिवर सतलेज में है, रिवर सतलेज में है। और इसका पावर आउटपुट कितना है 210 मेगावाट। लोकेशन कहाँ पे है, ये शिमला एंड कुल्लू, शिमला कुल्लू में है, उसको जरूरत नहीं है रखना, बस इसका नाम लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसको बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद तीसरा हो गया धौलादिस धौलादिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिस इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 66 मेगावाट एंड व्हिच इज ऑन द रिवर 20। ये याद रखना है कौन सा रिवर में है, रिवर 20 एंड हैविंग कैपेसिटी ऑफ 66 मेगावाट। उसके सिवा भी इसमें बहुत सारे है, इसका कितना कॉस्ट है क्या है ये सब याद नहीं रखना है, बस ये 3 चीजें रखना है, उसका नाम, पावर कितना जनरेट हो रहा है और कौन सा रिवर में आ रहा है। उसके बाद चौथे है रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट। ये रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट, उसका पावर कितना है 40 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है एंड दिस इज ऑन द रिवर गिरी। ये याद रखना है रिवर गिरी। यही 4 ही है, वहां पे 7 था, यहाँ पे 4 है। सो here we can see there are some features are there and some benefit to the state and benefit to the nation. First thing is called benefit to the state, that is mean local benefit, and the next is called benefit to the nation, that mean global benefit. तो ये सारे चीज में एक ही है। तो सी व्हाट आर द लोकल बेनिफिट, स्टेट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में है तो उसी स्टेट को क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखो जहीं पे भी पावर प्लांट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पे भी बैठता है तो देयर इज वे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ लोग काम करेंगे वहीं पे, सो देयर इज वे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लोकल लोग वहाँ पे काम पे लग जाएंगे। ये लोकल बेनिफिट, इसका लोकल बेनिफिट। अगेन द पावर वैल्यू, जहाँ पे पावर प्लांट होता है उसका वहाँ पे पावर जनरेट होगा, सो तो दे कैन गेट चीप एंड फ्री पावर। उस लोकेलिटी को फ्री में पावर सप्लाई करता है गवर्नमेंट, तो उनको पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्जेस देना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उनको 0। 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको फ्री में मिलता है उसका फैमिली लोगों को। उसके बाद द रोड ब्रिजेस हेल्थ केयर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे कैन डेवलप, क्योंकि वहीं पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए कुछ बैठ रहा है, दुकान बाजार भी आ जाएगा, कुछ लोग भी रहेंगे, उसके बाद रोड भी डेवलपमेंट होगा। बिकॉज दिस जम्मू कश्मीर एंड दिस हिमाचल प्रदेश हैविंग हिली रीजन, वो हिल एरिया है, तो उसमें ज़्यादातर रोड अच्छा डेवलप नहीं होता है। तो दीज आर द लोकल बेनिफिट। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकेंड इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ दिस लोकेलिटी इन स्टेट ऑफ रोड स्कूल ब्रिज ऑल दिस थिंग्स। ये 3 होता है लोकल बेनिफिट। व्हाट आर द ग्लोबल बेनिफिट और बेनिफिट टू नेशन। अच्छा टोटल देश को क्या बेनिफिट हो रहा है उससे, हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश का बेनिफिट हो गया, और इंडिया का क्या बेनिफिट हो रहा है, टोटल वर्ल्ड का क्या बेनिफिट हो रहा है। फर्स्ट थिंग जो बेनिफिट हो रहा है दैट इज
ईट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नेवर प्रोड्यूस एनी पॉल्यूटेंट, वो कुछ पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जीरो। तो कार्बन थर्मल पावर प्लांट बैठने से जो एमिशन होने वाला था ये एमिशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगेन जो स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज किया तो ठीक है, मान लो वहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और बाकी एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा, तो नेक्स्ट स्टेट को दे देगा इलेक्ट्रिसिटी। सो इट कैन सप्लाई सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू द नेबर स्टेट, उसका पड़ोसी जो स्टेट में है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। तो इट कैन अर्न सम मनी, वो क्या है, कुछ पैसे उसके बदले उसको मिलेगा। तो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये सारे बेनिफिट सब में सेम है, इसमें भी सेम है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फ्री पावर मिलता है, सारे सेम है सब सब के केस में। ये किसी का देखना जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू नोट डाउन द नेम, द पावर एंड द रिवर। ये तीन चीज आपको, जैसे कि मैं बोला, तीन कॉलम बनाना है और इसमें इसको नोट करना है। मैं इसको आपको दे दूंगा, अभी के लिए आप नोट भी कर सकते हैं। नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ क्या क्या करना है आपको, तीन कॉलम बनाना है, उसमें नाम डालना है, कौन सा रिवर में है, बेस, और जो बेनिफिट्स है, हाँ, और ये बेनिफिट्स है सबके लिए सेम है। एक लोकल बेनिफिट होता है और एक नेशनल बेनिफिट होता है। लोकल बेनिफिट में क्या बोला मैंने अभी, क्या होगा, हाँ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लोकल पीपुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और तीसरा क्या होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और नेशनल बेनिफिट क्या होगा, मेन बेनिफिट इज रिडक्शन ऑफ CO2, ये याद रखना। यस, दैट इज मेन बेनिफिट। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगा वो नाइबर माने पड़ोसी को दे देगा, बेच देगा। दिस इज द ग्लोबल बेनिफिट। यस, ये हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया। जम्मू कश्मीर में टोटल है 7, हिमाचल प्रदेश में टोटल है 4। ये बड़े बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो लेट्स सी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपका सिक्किम, कौन कौन सा स्टेट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्रीम जो 8 स्टेट, 8 स्टेट होता है नॉर्थ ईस्ट में। कौन कौन सा स्टेट होता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो कि आसाम की साइड है, ऊपर में जो ऐसे मान जो मैप है ना कॉर्नर में राइट साइड। सो दिस नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ऑल्सो कम्स अंडर द बेसिन ऑफ द हिमालय रीजन। जो जम्मू कश्मीर था वो भी हिमालय का नीचे था, हिमाचल प्रदेश में जो है वो भी हिमालय का नीचे है, और हिमालयन रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो दिस हिमालयन रीजन, और देयर इज लॉट्स ऑफ, क्या होता है वहाँ पे, लॉट्स ऑफ हिल एरिया, ये प्लेन एरिया नहीं है। आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी। चेरापूंजी इज द मोस्ट रेनफॉल एरिया इन द एशिया। एशिया में इतना पानी बारिश कहीं नहीं होता है, जो जगह का नाम है चेरापूंजी। एंड इट्स कम्स अंडर द स्टेट मेघालय। मेघालय में ही वो चेरापूंजी जो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। मेन रीजन फॉर दिस हाईएस्ट इन रेनफॉल इज द ऑल्टीट्यूड, उसका जो हाइट है सबसे ज्यादा है। एंड इन दिस एरिया देर आर हाई माउंटेन्स आर देयर, एंड द monsoon that flows from the south side to north side, एंड तो चाइना से जो मानसून आता है और नॉर्थ साइड इंडिया का जो मानसून आता है, दोनों मानसून क्या होगा, हिमालयन रीजन में टक्कर करेगा, वो सारा जो बारिश है वो उसी में आ जाएगा कॉर्नर में। सो दैट्स व्हाई इट्स हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश है वहाँ पे, पहाड़ी एरिया भी है। दैट मीन्स द वाटर मे बी फ्लोर्स, एंड दैट इज ए लॉट्स ऑफ चांस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। और वहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने का ज़्यादा सुविधा अवेलेबल है। बट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, even if there are some chances of hydroelectricity project, but we cannot make the sufficient amount of electricity from this northeast area। वहाँ पे ज़्यादा चांस है, पानी भी है उसमें, बारिश भी हो रहा है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकता है। दैट आर टू रीजन्स। एक मेन वन, द मेन रीजन इज the government of the state do not allow the foreign
बाहर का जो बिजनेसमैन को अलाउ नहीं करते हैं वहीं पे, यू कैन नॉट गो एंड बिजनेस इन द नॉर्थ ईस्ट। So these they are state government, they never allowed to other state government or other contractor for building such type of project or something. So they never permit. The main reason for do not give permit because the in total in India this northeast region is region where the 33% of the forest lies, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखा जाता है। तो दे वांट टू डू नॉट एक्चुअली डू नॉट डिस्टर्ब द फॉरेस्ट एरिया, वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। मान लो वहीं पे कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट कट होगा, उसके बाद कुछ लोग जाएंगे तो पॉल्यूशन करेंगे। वो वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहता है कि बाहर का लोग आए वहाँ पे पॉल्यूशन करें, उनका फॉरेस्ट डिप्लीशन हो जाए। वो दे कैन ऑल्सो सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस प्लेस, वहाँ का जो फ्लोरा फाना जो एनिमल प्लांट्स है उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहता है, तो इसलिए वो परमिशन नहीं देता कि वहाँ पे जाके कुछ काम करो। दैट्स वाई वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर भी कुछ कुछ मेजर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो जो जगह पे देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। In the respect of the northeast region is blessed in the biodiversity, natural resources and so much enriched। इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और सबसे दैट इज द बायोडाइवर्स रीजन, दैट मीन्स प्लांट एनिमल भरपूर भरपूर है वहीं पे। इवन रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है, वहाँ पे जाने के लिए नहीं जा सकते जल्दी, पहाड़ी एरिया है, बट दिस सबसे क्या हुआ है फॉरेस्ट और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे वहाँ पे अच्छे से हैं। देखते हैं उसका कहाँ कहाँ पे क्या है। सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर देयर, कौन कौन स्टेट में कितना कितना प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है। द लार्ज प्रोजेक्ट्स सिक्किम में है 60 मेगावाट का रिंगिट थर्ड प्रोजेक्ट है, 510 मेगावाट का टिस्टा भी प्रोजेक्ट है। आसाम में भी है 225 मेगावाट वाला कोपिली, 50 मेगावाट वाला कोंगडोंग ऐसे है। मणिपुर में 105 मेगावाट वाला कोटाक, मेघालय में 36 मेगा वाला ओमियम लेक, ये सारे है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक है, नागालैंड में भी एक है। दिस आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, और भी बहुत हो सकता था लेकिन वो लोग ने नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो इन दिस चैप्टर यू कैन फाइंड व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा हम डेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट, पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रहा है वो पॉल्यूशन फ्री ऑफ पॉल्यूशन है। सेकेंड, रिन्यूएबल, जितना भी खर्चा करो वो कभी खत्म ही नहीं होता, आप जितना भी खर्चा करोगे इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, रिलायबल, रिलायबल मीन्स जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा दैट इज सफिशिएंट फॉर द लोकल, उसको सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, कभी कमी नहीं होगा। जैसे कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सोलर, आप सोलर पावर में डिपेंडेंट है, तो इफ देयर इज ए क्लाउडी डे देन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विल बी लेस। लेकिन उसमें क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में हर टाइम सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज द वाटर ऑफ द रिवर नेवर्स गोस अप बिकॉज इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय। सेकंड, थर्ड इज एफिशिएंट, सफिशिएंट होगा, एफिशिएंट भी होगा, कभी भी आपका जो पावर है लो नहीं होगा। आज 210 मेगावाट का पावर जनरेट हो रहा है, मतलब वो 210 ही जनरेट होगा हमेशा, कभी भी 90 नहीं हो जाएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं, जब चाहे उसको रन कर सकते हैं, डिजिटल फ्लेक्सिबिलिटी से अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना चाहे आप उसको कम बेसी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन बट यू आर डिपेंडिंग ऑन द थर्मल पावर प्लांट, आप कोयले से मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी थर्मल नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको प्लांट बंद करने में बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने अमाउंट ऑफ कोयला प्रोड्यूस मतलब जलाएंगे तो बंद होगा, सारे प्रोसेस जो है द क्लोज एंड ओपन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज डिफिकल्ट। बट ये क्या है, टर्बाइन बंद कर दो ये हो गया, कुछ ना ज़्यादा मशीन का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। डोमेस्टिक एंड सिक्योर, आपका घर का चीज़ है ये, बाहर से कहीं खरीदने वाले नहीं हो। देन कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने में, सिर्फ टर्बाइन का खर्चा लगता है और एक आदमी बैठा दो, हो गया। तीसरा, स्टोरेज एनर्जी सोर्सेस, स्टोर एनर्जी सोर्सेस मीन्स ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर जो है
वाटर पानी में स्टोर हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स ये कभी खत्म नहीं होगा, इन स्टोर कर सकते हैं इसको। दूसरा, ब्लॉक स्टार्ट कैपेबिलिटी, दैट मीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक फैसिलिटीज हैव एबिलिटी टू जनरेशन विदाउट आउटसाइड पावर। पहले उसको स्टार्ट करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, वो ऑटो स्टार्ट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होगा उसका आसपास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सब होगा, ग्रोथ हो जाएगा। बट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेशली व्हाट आर द चैलेंजेस? नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का ज्यादा सोर्स मतलब चांसेस है, बट देयर इज अ चैलेंज, बहुत फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए। फर्स्ट होता है सोशल इम्पैक्ट, बिकॉज सोशल इम्पैक्ट दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन द पीपुल आर डू नॉट वांट टू इंटरफियर इन देयर सोशल फॉर द आउटसाइड पीपुल। वहाँ का जाओगे ना तो आपको वो लोग पूरा मतलब जैसे देखेंगे कि कहीं बाहर से आ गया, उनको आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लोकल पीपुल जो है वो अपने आप को ये मतलब बाहर का लोगों को उनको पसंद नहीं है वहाँ पे आप लोग जाओ और उनको इंटरफेयर करो, उनका जो सोशल कल्चरल एक्टिविटीज है वो लोग अपोज करेंगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो बाहर से लोग जाएंगे ना, तो वो करने नहीं देंगे उस जगह पे। दूसरा, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज। जैसे कि इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल मीन्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, सो दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब दिस। ये हो गया। दूसरा होगा टेक्निकल इशू, मान लो आप प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए परमिशन मिल भी गया, सो यू कैन नॉट टेक डिफरेंट और लार्ज साइज ऑफ इक्विपमेंट टू दैट, बिकॉज वहाँ पे जाना ही मुश्किल है, क्योंकि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, नो रोड। वहाँ पे ना हेलीकॉप्टर जाएगा, ना कोई क्या जाएगा, आपका एरोप्लेन जाएगा, ना रोड है, तो आप जो मशीनरीज है, टेक्निकल चीजें है, वो कैसे वहाँ पे लेके जाओगे? दैट इज ऑल्सो वन कॉन्स्टेंट। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज, due to this climate change, what happened? Had this green energy which leads to motivation to the mitigation of strategy. So this hydropower gain has always been constant. That means आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, जो रिवर्स है वहीं पे दैट्स आर नॉट पेरिनियल, हमेशा उसका जो स्ट्रीम लाइन है वो कांस्टेंट नहीं रहे, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम ही हो जाता है। वाटर डिस्प्यूट्स इन नाइबरिंग कंट्री, जैसे कि कोई रिवर फ्लो हो रहा है, ऊपर से कोई दूसरा स्टेट है, नीचे दूसरा स्टेट है, ऊपर में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कर दोगे तो नीचे पानी नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, डैम बांधोगे तो। दैट्स इज द मेजर इश्यूज, दिस इज द वाटर डिस्प्यूट्स इशू। फिर हो गया डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट, मान लो ऊपर में डैम बना के बांध दिया, तो देयर इज ए चांस फॉर वो डैम ब्रोक हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, फ्लड हो जाएगा, नहीं तो डाउनस्ट्रीम में पानी का सूखा पड़ जाएगा, नहीं आएगा पानी ऊपर में रख दोगे तो। लास्ट इज कल पीपुल एंड पॉलिटिक्स, कोई अपोज करता है तो कोई सपोर्ट करता है, ये हमेशा चलता रहता है, ऑल इश्यूज होता है पॉलिटिक्स में। तो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट बेनिफिट्स। यू जस्ट नोट डाउन, जो मैंने ये येलो येलो पार्ट किया है इसको आप लोग को लिखना, पॉइंट्स वाइज लिखना, इसका अंदर में जो है उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बस आपको नोट बना के ये मेन मेन हेडिंग से उसमें लिखना है, एक एक लाइन लिखो वो काफी है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट, तीनों का हो गया। तो दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट are the major and green energy resources of India. But these hydroelectric projects are not sufficient to fulfill the necessity of the all peoples of India. जितना भी इंडिया में जितना भी लोग हैं उनको ये हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट उतना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आवर रैपिडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ऑल दिस डेवलपमेंट्स आर डिपेंड्स ऑन एनर्जी। जितना भी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है देयर इज नॉट सफिशिएंट, सो वी आर मूविंग फॉर थर्मल पावर प्लांट जो कि कोयले से चलता है, एंड द मेन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जा सकते हैं। Nowadays we are also depending on the renewable sources like solar power plant, tidal plant, these are the different electricity we are depends। सो नॉर्थ ईस्ट में तीनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो गया। अनदर योर टॉपिक इज द कॉर्बी, कॉर्बी बोलते हैं कावेरी रिवर, द कावेरी रिवर। तो
Kaveri river is the river that is flows in the south of South India. That is called Kaveri. Let's see what is Kaveri. इसको बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कावेरी क्या है। कावेरी रिवर नाम सुना है कभी? नहीं सुना कावेरी रिवर। अच्छा, कृष्णा रिवर तो हमने सुना है, उस दिन पढ़ रहे थे। कौन कृष्णा रिवर में कौन सा डैम है? कौन सा डैम है कृष्णा रिवर में? ये देखो, कृष्णा रिवर में कौन सा डैम है? इसमें से कौन? तेहरी डैम है, या अलामती डैम है, या नर्मदा डैम है? कृष्णा रिवर में कौन सा डैम है? हाँ, और तेहरी डैम कौन सा रिवर में है? भागीरथी। और नर्मदा? हाँ, नर्मदा डैम नर्मदा रिवर में है, और इसको सरदार सरोवर डैम भी बोल सकते हैं। और महानदी, महानदी में कौन सा डैम है? हाँ, हीराकुद, हीराकुद डैम। सो बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ स्टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश भी हो गया। सो अभी एक छोटा सा बचा हुआ है कावेरी। तो कावेरी रिवर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, उसमें क्या, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कावेरी रिवर। ये जो कावेरी रिवर है, इसका कोई ऐसा इश्यूज नहीं है डैम रिलेटेड, कि वहाँ पे डैम हुआ तो उसमें प्रोटेस्ट हुआ, ये सारी चीजें नहीं है। बट कावेरी रिवर कहाँ पे है, उसका क्या इश्यूज है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कावेरी रिवर के बारे में एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, स्टोरी अबाउट हु इज कावेरी एंड हु इज लोपामुद्रा। सो ये जो स्टोरी है, स्टोरी में हिंदी में बता देता हूँ। जब ब्रह्मा, क्या हुआ, एक उनका एक बेटी था, वो बेटी का नाम होता है लोपामुद्रा। जब भगवान कृष्ण मोहिनी अवतार रूप लेके धारण करके जब होता है ना, क्या क्यों मोहिनी अवतार क्यों लिए थे? जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, एक अमृत हुआ था, निकला था। तो अमृत पान करने के लिए असुर और देवता के बीच में झगड़ा हुआ। तो उस झगड़ा को सुलझाने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, मोहिनी अवतार लिया। तो ये मोहिनी अवतार जो था, उनको असिस्ट करने के लिए उनका एक असिस्टेंट चाहिए था। तो वो असिस्टेंट कौन था? ब्रह्मा जी का एक बेटी, उनका नाम था लोपामुद्रा। वो लोपामुद्रा उसको उनके पास आए थे उसी टाइम पे, और वो सॉल्व किए थे, जो क्या बोलते हैं, अमृत किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो जो झगड़ा हुआ था उसमें जो राहु केतु था, ये सब आपके बारे में जानते हैं ना थोड़ा थोड़ा स्टोरी, कि नहीं? हाँ, तो ये लोपामुद्रा को नहीं जानते हैं, बस आपको मोहिनी को जानते होंगे, कि मोहिनी भगवान विष्णु आए थे मोहिनी रूप लेके, और दोनों को हाँ अट्रैक्शन दिया था, और देवता को चुपके चुपके वो सारे अमृत पिला दिया था। ये तो जो भी है, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए भगवान ब्रह्मा का एक बेटी था, उनका नाम था लोपामुद्रा। तब ये काम जब खत्म हो गया, तो लोपामुद्रा को ब्रह्मा ने क्या किया, एक ऋषि था, ऋषि काबेरा, ऋषि काबेरा था, उनको दे दिया, बोला कि क्या, आप जाओ, और ये आपका बेटी हो गया, ये आपकी बेटी हो गया, आप इसको जाके ले लो। तो ये लोपा मुद्रा क्या किसका बेटी हो गया? ऋषि काबेरा। काबेरा उनको बेटी के रूप में स्वीकार किए। ब्रह्मा का बेटी थे, लेकिन वो पालन नहीं कर सकते थे ना। जब बेटी तो हो गया उनका, मतलब जब इसको जो मोहिनी मोहिनी थे, उनको असिस्टेंट करने के लिए ब्रह्मा ने बेटी बना लिया। ब्रह्मा का खुद का बेटी नहीं है, वो बनाते थे, मतलब किसी से ऐसे। तो उसके बाद जब ये काम हो गया, जो समुद्र मंथन का काम सारे खत्म हो गया, तो जो लोपामुद्रा था उसको किसको दे दिए? ऋषि कबीराव को दे दिए। तो बोले कि ठीक है, तुम जाओ बेटी, उसको बाप के हिसाब से जाओ और सेवा करो। ठीक है, तो ऋषि कबीराव उसको एडॉप्ट कर लिया, किसको? लोपामुद्रा को। और लोपामुद्रा को एडॉप्ट करने के बाद वो तो ऋषि के घर में आके रहने लगा। उस टाइम के बाद क्या था, ये जो एक टाइम पे वो भगवान को ध्यान कर रहे थे, तो ऋषि अगस्त्य उनको देख लिया। और एक ऋषि था अगस्त्य ऋषि, उनको देख लिया। तो लोपामुद्रा का जो ब्यूटी में अट्रैक्शन हो गया उनको, और आके उसके पास बोले कि ठीक है, मैं तुमको शादी करूंगा। हाँ, अभी आवाज आया? हेलो, हेलो, सुनाई दिया? हाँ,
हाँ, तो ये लोपामुद्रा किसके साथ थे? कावेरी कावेरा ऋषि के घर में रहते थे। तो एक टाइम क्या हुआ, ऋषि अगस्त जो है वो ये लोपामुद्रा को देख लिया। ठीक है, देखने बाद क्या हुआ, वो उनका रूप में मोहित मोहित हो गए और आके उनके बोले कि ठीक है मैं तुमको शादी करूंगा। तो ऋषि ने तो ठीक है जाओ पूछो मेरे बेटी से बोल दिया। जब लोपामुद्रा को पूछने लगे अगस्त्य ऋषि, तो ठीक है मैं तुमको शादी करूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आप कभी भी मुझे लंबे टाइम तक अकेले छोड़ के मत जाना। जब आप मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे तो मैं आपके संग नहीं रहूंगा, मैं भी निकल जाऊंगा। तो ऐसे उनका शर्त था। तो ऐसे शादी करके रहने लगे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ऋषि अगस्त बहुत दिनों के लिए चले गए कहीं पे। तो ये जो कावेरी, ये क्या लोपामुद्रा क्या था, उनका जो शर्त था वो भंग हो गया। तो उसमें से वो ही कैन एस्केप, वो फिर ये क्या बोलते हैं, ही इज एस्केप एंड फ्लो एज ए रिवर। तो वहीं पे क्या होगा, वो चले गए उनका ये, और रिवर होके फ्लो कर गए जो कि लोगों को सेवा करने के लिए। तो एज द डॉटर ऑफ काबेरा ही इज नोन एज कावेरी। उसी के नाम से ये लोपामुद्रा का नाम से ये रिवर जो है उसका नामकरण हो गया कावेरी। और ये मेन पर्पज ऑफ द ऋषि लोपामुद्रा और कावेरी इज व्हाट, टू शार्प पीपुल। जो लोग हैं उनको सेवा देना था पानी के जरिए। उनको पानी देना था, पानी पिलाना था, लोगों को खेती बाड़ी करना था। ये लोग को एक तरीका का सर्विस दे रहे हैं। तो उनका मेन मोटिव था। तो इसी के लिए वो ऋषि, उसका नाम कावेरी पड़ गया। उसके बाद देखते हैं नाउ, तो कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ये दो स्टेट है, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वहां पे कावेरी रिवर फ्लो करता है। एंड दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी एंड महानदी इन द साउथ इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर इज कौन सा है इंडिया में? लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर महानदी है, उसके बाद ये होगा कावेरी। ये भी सबसे बड़ा नदी है साउथ इंडिया में। सो दिस कावेरी फॉर्मिंग ए डेल्टा रीजन। ये डेल्टा डेल्टा रीजन मीन्स क्या है, त्रिकोण भूमि होता है। चारों तरफ नदी रहता है, बीच में लोग वहां पे रहते हैं टाउनशिप करके, खेती बाड़ी करके। वो डेल्टा रीजन होता है और उनका मिट्टी सबसे ज्यादा ही अच्छा रहता है खेती बाड़ी के लिए। सो दिस कावेरी रिवर is depending many people for this irrigation as well as drinking of water। जो ये नॉर्थ ईस्ट जो केरला तमिलनाडु और कर्नाटक रीजन में ना, ये साउथ रीजन में, और दूसरा कोई ज्यादा रिवर है नहीं। तो ये रिवर के ऊपर बहुत लोग डिपेंड करते हैं। सो दिस रिवर सर्व्स मेनी पीपुल्स एंड serves many in the forms of drinking water as well as irrigation purpose। These are the two main reason for the river Kaveri। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बाद में आया। पहले रिवर साफ करता है क्या, पानी के लिए, पीने के लिए पानी, और दूसरा खेती करने के लिए। सो द प्राइमरी यूज ऑफ कावेरी इज प्रोवाइडिंग वाटर इरिगेशन एंड हाउस होल्ड। जैसे कि मैंने बोला, जो लोगों को इरिगेशन खेती बाड़ी करेंगे, हाउस होल्ड घर में पानी सप्लाई करता है, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी, छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बाद में ऐड कर दिया गया। सो नेक्स्ट ये हमने लिखा हुआ है कावेरी कॉलिंग। इसका मतलब क्या है कावेरी कॉलिंग? कोई रिवर है, उसका पानी हम लोग ने यूज कर रहे हैं, और ये दिस रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस हिमालय रीजन। हिमालय रीजन से ओरिजिनेट नहीं हुआ है जो कि चारों मतलब 12 महीना पानी रहेगा। दिस रिवर्स इज बाइनियल, दैट मीन्स बारिश के टाइम पे ही पानी रहता है इसमें। सो जब सूखा पड़ता है क्या होता है, पानी सूख जाता है। तो पानी सूख गया मतलब जो हुज पीपुल आर डिपेंड ऑन दिस वाटर ऑफ दिस कावेरी रिवर, दे सफर्स। जो इसका पानी को डिपेंड करते हैं सारे जो जो पशु पक्षी जानवर जो भी है, who suffers, they suffers। but now due to the climate change and the deforestation and this irregular rain, क्या हो रहा है, there are that is not sufficient amount of water that can be flows in the rivers कावेरी। कावेरी में जितना पानी रहना चाहिए उतना पानी नहीं रह रहा है। तो दैट्स व्हाई कावेरी रिवर इज नाउ
डाइंग कंडीशन। जो पानी है, जितना बड़ा पानी जाना चाहिए, पानी नहीं है, सूख गया है कावेरी रिवर। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कावेरी कॉलिंग। मीन्स कावेरी आपको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि अभी मैं मर रहा हूँ। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या करेंगे जो कावेरी रिवर नहीं चिल्लाएगा, नहीं मतलब मैं मर रहा हूं नहीं बोलेगा, तो मतलब पानी रहेगा। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मिटिगेट द कॉजेस दैट्स व्हाई तो कावेरी रिवर इज डाइंग। जो वजह से कावेरी रिवर सूख रहा है, वी कैन मिटिगेट दैट। क्या क्या रिवर, क्या क्या मेन, व्हाट इज द मेन कॉज? फर्स्ट कॉज इज डिफॉरेस्टेशन। जो पहले हम आसपास में, फॉरेस्ट के आसपास में जितना भी फॉरेस्ट था जो रिवर के आसपास में, हम लोग काट के क्या कर दिया, रहने के लिए घर बिल्डिंग बना दिया। तो वी आर, व्हाट इज द स्टेप टू मिटिगेट दैट, हम क्या कर सकते हैं? वी आर जस्ट ए फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। ये जो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ये सारे जो रिवर्स डाइंग्स, क्यों डाइंग्स हो रहा है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन, ये सारे चीजों के पानी सूख रहा है। ये देखो, ये टेबल में देखा ना, पानी सूख रहा है ऐसे ऐसे, धीरे धीरे पानी का लेवल ईयर वाइज कम होते जा रहा है। पहले ज्यादा था, अभी पानी कम हो रहा है। सो द मेन रीजन इज लो रेनफॉल, पानी बारिश कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज चेंज हो रहा है, एंड डिफोरेस्टेशन, जो सारे पेड़ काट लिया हमने, दिस हुआ कावेरी रिवर इज डाइंग। सो दैट इज कॉल्ड कावेरी कॉलिंग। एज आई सेड, डिफोरेस्टेशन को बंद करना पड़ेगा हमको। ठीक है, डिफोरेस्टेशन कैसे बंद करेंगे? प्लांट लगा के बंद करेंगे। लेट्स वी आर ए फॉरेस्ट और प्लांटेड ट्री इन द बैंक्स ऑफ द रिवर। दोनों साइड, रिवर का दोनों साइड में क्या करेंगे? पानी, रिवर फॉरेस्टेशन देंगे, मतलब पेड़ जगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ है, डीपर ये नहीं पढ़ना है आपको, और एक बार दिखाते हैं। हाँ, हाउ ट्री कैन सेव आवर रिवर्स। ये जो रिवर है, रिवर का ऐसे बैंक में दोनों साइड रिवर है, दोनों रिवर दोनों साइड में हम लोग पेड़ लगाएंगे। सो इट कैन सेव द वाटर ऑफ द रिवर। पानी जो बारिश के टाइम पे, दिस वाटर, दे कैन परकुलेट द वाटर टू द ग्राउंड वाटर। जैसे कि बारिश के टाइम पे पानी नीचे जाने के लिए दिस ट्री कैन हेल्प्स द रूट ऑफ द सॉइल प्रोड्यूस सो दैट द एब्जॉर्ब रेन वाटर। ये जो उसका होता है ना, रूट सिस्टम ऑफ द ट्रीज, दे कैन हेल्प टू इंटेक्ट वाटर। तो पानी को, बारिश के टाइम पे जो पानी है उसको पकड़ के रख सकते हैं। दिस इज द कैपेसिटी टू द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर। इसलिए हमको पेड़ लगाना है नदी के दोनों तरफ। सो देयर आर नो डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट। पेड़ लगाने के वजह से ये जो पानी रिवर में जा रहा है वो फ्लो होकर जहां तहां नहीं चला जाएगा। ड्यूरिंग द मानसून एक्सेस वाटर फ्लो ओवर द सरफेस एंड फ्लड्स बिकॉज ऑफ सॉइल डज नॉट एब्जॉर्ब। फ्लड क्यों होता है? पानी, जितना पानी बारिश होता है वो ग्राउंड में नहीं जा सकता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी फ्लड्स। मान लो जितना बारिश होता है, क्या होता है, नदी के अंदर चला जाता है और मिट्टी के अंदर चले जाता है, तो फ्लड नहीं होता है। एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बिकॉज ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ट्री। ट्री को हमने काट दिया तो ज्यादा पानी नीचे नहीं जा पाया, दैट्स व्हाई फ्लड्स हो जाता है। दैट्स वी आर मेकिंग और प्लांटिंग ट्री ऑन द बोथ साइड ऑफ रिवर व्हिच कैन इंटेक्ट द दिस वाटर इन द रेनी सीजन टू द ग्राउंड। पानी को जो जमीन के नीचे ले जाने के लिए रूट सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो दिस इज व्हाई the river Kaveri are is dying. So now it is governments are planning to plant tree in the both side of the river. क्या क्या? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया, ये पूरा जो पूरा आपको नहीं लिखना। हम्म। हाँ हाँ, आप अभी देखो, ये तो मोबाइल में देख रहे हो ना या लैपटॉप में देख रहे हो अभी? मोबाइल में, ठीक है, एक मिनट रुको, और कितना टाइम बचा हुआ है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और हाँ, और 15 मिनट है। आप लोग मोबाइल को ऐसे रख के खा सकते हो, कोई जो मतलब यह है नहीं, क्योंकि आप लोग सामने बैठे रहो, बस सुनते रहो बस। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं अभी जो बता रहा हूँ मैं, जो तीनों भी। जैसे कि ये पहले में जम्मू कश्मीर ने बोला 7 चीज इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में 4 चीज इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में ये कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट में इम्पोर्टेंट क्या है?
चैलेंजेस रिगार्डिंग हाइड्रो पावर, नॉर्थ ईस्ट में सारी चीज रहते हुए भी हमको चैलेंज होता है, फेस करना पड़ता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने येलो येलो पॉइंट कर दिया है, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। अभी फिर मैंने बताया आपकी करबी रिवर के कावेरी रिवर, कावेरी रिवर किसको बोलते हैं, कौन सा स्टेट में फ्लो हो रहा है, और हुआ है कावेरी रिवर डाइंग, ये इंपॉर्टेंट है। कावेरी रिवर क्यों मर रहा है, क्यों मर रहा है बताओ। अभी तीन रीजन है, एक है क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्या है, लो रेनफॉल, पानी जितना बारिश होना चाहिए उतना बारिश नहीं हो रहा है, तीसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन। बस ये तीन चीज है, तो कहानी है, सुनना है आपको। आप क्या मोबाइल में ऐसे ही कान में लगा दो, बस मोबाइल रख दो, नहीं देखने से भी सुन लो, ये हो जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। तो ये तो कावेरी रिवर के बारे में भी हो गया। हाँ, सो और इम्पोर्टेंट, देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाई दिस रूट सिस्टम, हाउ वी कैन सेव द रिवर कावेरी, कावेरी रिवर को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज while we are planting tree on the both side of the river, दोनों साइड का रिवर बैंक में क्या करेंगे हम, टी प्लांटेशन कर दें। तो प्लांटिंग ट्री इट कैन रिवर्स कीप रिवर पेरिनियल, ये इसका बेनिफिट्स है। पेरिनियल मीन्स पानी हमेशा रहेगा। रिड्यूस फ्लड्स, दोनों साइड में ट्री प्लांटेशन कर देंगे तो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाएगा और बाहर नहीं जाएगा, फ्लड नहीं होगा। कम्बट ड्रॉट, सूखा नहीं पड़ेगा कभी। रिचार्ज ग्राउंड वाटर, दिस इज इंपोर्टेंट, ड्यू टू द रूट सिस्टम तो वाटर कैन बी रिचार्ज, नीचे आ जाएगा, देखो ऊपर में पेड़ लगा दिया, सारे नीचे आ गया वाटर। नॉर्मलाइज रेनफॉल, ज्यादा पानी नीचे आ गया, उसके बाद जहाँ पेड़ होता है वहीं पे ज्यादा रेनफॉल होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा तो वो पानी नहीं सूखेगा रिवर में। उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी नहीं हो पाएगा। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो पानी रूट सिस्टम होगा तो उसके वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन, मिट्टी का इरोजन नहीं होगा, दैट कैन बी ऑल्सो चेक्ड। वाट इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, सारे चीज हो सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, देखो दीज आर द ट्री, दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर सेविंग। एनहांस सॉइल क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी का भी एनहांस हो जाएगा, बिकॉज द माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सल्फर, फॉस्फोरस, एनपीके जो फर्टिलाइजर देते हैं, we are fertilizer supplying outside, but this micronutrient also intact by the soil roots, protect biodiversity, पेड़ ज्यादा हो गया मतलब पानी मिल गया, वहां पे जंगल भी हो जाएगा, that's why it can be many diversified plant and animals are be home for that। वहां पे जंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स एनिमल्स दे कैन ऑल्सो लिव, सो दे आर इम्प्रूविंग द डाइवर्सिटी। So these are the different benefits for afforestation of tree, for planting tree। और in the particularly this Kaveri river, we are employing the concept of agroforestry। Why a concept of agroforestry? What is the agroforestry? Agroforestry, the according to the name, forest as well as agriculture। The agroforestry comes under एग्रीकल्चर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर आपको एग्रीकल्चर करना है। कैसे करना है, बड़े बड़े जो प्लांट है उसका नीचे छोटा छोटा कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग दिस फॉरेस्ट। सो दिस एज द फॉरेस्ट बैंक देयर आर मेनी पीपुल्स आर देयर, वहाँ के पहले से लोग रह रहे हैं, तो फॉर द लोकल पीपुल दे कैन नीड एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर करने के लिए क्या, वो पेड़ काट देंगे, बट यहाँ पे क्या करना है, पेड़ नहीं काटना है, अकॉर्डिंग along with this forest we can do agriculture, दोनों साथ में कर सकते हैं। which concept is called agroforestry, ये भी वहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इतना सारा नहीं जाना है आपको एग्रोफोरेस्ट्री में। सो ज़्यादा हो गया ये, why river Kaveri is dying and how we can mitigate that, how we can prevent dying for the river Kaveri। ये देखो दिस रिवर कावेरी इज थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो रिवर है, जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया, उसके बाद भगीरथी रिवर हो गया। इन ये रिवर में डैम बन रहा था, तो डैम बनने की वजह से क्या हो रहा था, ज्यादातर लोग फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो गया एंड द पीपुल आर हैविंग रिहेबिलिटेड, एक जगह पे दे आर फोर्स्ड टू शिफ्टेड, बट इन दिस केस द रिवर इज डाइंग,
यहाँ पे कोई डैम नहीं बन रहा है, कोई ये नहीं है। ड्यू टू द थ्री रीजन, रिवर हैविंग lower rainfall, low rainfall, deforestation, and this climate change, the river is drying. This is the main problem of Kaveri river. ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए। तो रिवर, कावेरी रिवर हो गया। सो फ्रॉम दिस इन कावेरी रिवर, example of Kaveri river, what can we learn? We can learn that there is a severe scarcity of water in this river. हम हमको क्या सीखने को मिल रहा है? There is a scarcity of water. Scarcity of water means low water. What the water that is needed for the common people, and this water is called fresh water. We cannot use the water sea water. हम लोग समुद्र के पानी यूज नहीं कर सकते हैं because it having saltiness. So this amount of water that have been going to decrease due to the different factor like deforestation, climate change, and low rainfall. Mainly low rainfall. पहले जितना बारिश होता था अभी इतना बारिश नहीं हो रहा है, सो पानी का कमी आ रहा है। एंड दिस ग्राउंड वाटर, जो कि पानी का नीचे, जो जमीन का नीचे जो पानी है, दो दिस वाटर, ग्राउंड वाटर ऑल्सो डीलाइंग, मीन्स इट कैन बी ऑल्सो finished, or it can be also lower the level of this groundwater. So what is the major reason? The major reason is deforestation and climate change. So what the step we have to taken, हमको क्या करना चाहिए जो कि we can preserve the water. So for preserving the water, we can, हाँ हाँ अभी आया, हेलो, हाँ हाँ, जो पानी का जो शॉर्टेज हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है, दिस इज मेन रीजन इज डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड लो रेनफॉल। सो हम लोगों को क्या करना चाहिए? फॉर मिटिगेटिंग दिस, वी आर हार्वेस्ट द वाटर, दैट मीन वाटर कंजर्वेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। पानी को मतलब सावधानी से यूज करेंगे, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। But in this some area where the groundwater is not so much and the river are also water is less, in this case what we are doing, we are, there are different methods like here, that is called rainwater harvesting and groundwater recharge and water conservation and development of water set। ये तीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाटर कंजर्वेशन, जो भी पानी अवेलेबल है उसको पहले सेव कर लो और नेसेसरी के टाइम पे यूज कर लो, दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड। वाटर शेड मीन्स जो जहां से पानी बारिश जमा हो रहा है टोटल एरिया को वाटर शेड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो पानी की बारिश के टाइम पे जो रेन पानी बरस रहा है उसको हम लोग सेव कर लेंगे कहीं पे जगह पे। एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मीन जमीन का नीचे जो पानी है उसको भरना है। हाउ वी कैन डू दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि कैसे, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, हाउ वी कैन डू दिस वाटर शेड मैनेजमेंट, व्हाट आर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। सो आपका कुछ डाउट है आज के लिए, या कुछ मतलब कोई पॉइंट जो कि समझ में नहीं आया, और आपने कुछ नोट बनाया? हाँ, तो आपका नोट देख के मुझे बताओ, इंडस रिवर में कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? इन रिवर्स इंडस इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हिच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अच्छा, तो आपने नोट बनाया है, उसका मतलब नीमो बासगो। ऑन झेलम रिवर में कौन सा है? हाँ, ओरी वन एंड ओरी टू। So in northeast region, can you, what are the most challenges regarding the hydroelectric project in northeast? नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप हिंदी में बताओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इवन इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों?
हाँ, बस। यस। हाँ, 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट टेक्निकल। थोड़ा-सा आप जैसे कि याद रख रहे हो ना, इसको बस अपने लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे लिखा हुआ है। ये जो येलो-येलो पॉइंट है ना, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना। टेक्निकल इश्यू मीन्स देयर इज़ नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रोड, एयर टेक्निक्स फॉर द। हाँ, पूरा रिमोट एरिया है, वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसे जगह है। और नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट चेंज। पहले जितना बारिश हो रहा था उतना बारिश नहीं हो रहा है, वो मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कहीं पे रिक्स ही हो रहा है उसमें कुछ करने के लिए। नेक्स्ट वाटर डिस्प्यूट्स। ये भी तो कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो चार पांच प्रॉब्लम है, इसको बस हेडिंग में लिखना है पॉइंट वाइज। जैसे जो एग्जाम में आएगा ना, जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क का आएगा, आपने 5 पॉइंट करेक्ट पॉइंट लिख दिया ना, वो 5 मार्क आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 2 पेज लिखना पड़ेगा आपको। स्टिक टू द पॉइंट, और उसको हिसाब से अपने वर्ड से डिस्क्राइब करो, कुछ भी हो उसमें। ठीक है, अभी हो गया ये। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, कौन सा देखेंगे? वाटर कंजर्वेशन देखेंगे। हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो एक बात बताइए, आप आज का क्लास स्टार्ट कब से हुआ था? अच्छा। आज तो फ्राइडे है ना। कल, कल भी क्लास हो? कल शायद पंकज सर नहीं लेंगे। मैं एक क्लास लूँगा कल, और शायद कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब लोग छुट्टी में जा रहे हैं। मेरा भी ट्रेन है कल रात को 2 बजे। तो नेक्स्ट वीक बिल। अ, नहीं नहीं, कल कल एक क्लास ले सकते हैं। कल मैं लूँगा क्लास, जैसे कि 8 से 9 अवेलेबल हो आप दोनों कल? और 7 से 8। 9 से 10। हाँ, कल कल, हाँ टुमारो, कल फ्राइडे के हैं। क्या बोले? हाँ, मेरी मेरी बात बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, सुबह नहीं, शाम को, शाम को। शाम को 9 से 10। ठीक है, 9। मेरा तो 2 बजे है, मैं 11 बजे निकलूंगा। एक क्लास करके फिर निकलने, क्योंकि नेक्स्ट अब देखो, जैसे कि एक हफ्ता क्लास नहीं होगा, 23 to 30 क्लास नहीं होगा। उसके बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक आपका क्लास होगा। उसमें शायद वो प्रशाखा मैडम आपको बोलेंगे कब क्लास लेंगे, उनको घर में, घर से क्लास लेंगे वो। उनका कुछ क्लास बाकी रह गया है, और वो बाद में वो छुट्टी के टाइम पे ले सकते हैं क्लास। हाँ, तो प्रशाखा मैडम लेंगे क्लास, और कोई जो भी लगा इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन वो स्टार्ट होगा आपका 1 तारीख से 5 तारीख तक। तब के बाद 5 तारीख तक मैं क्लास नहीं लूँगा। कल मेरा लास्ट क्लास होगा, फिर मैं आके नेक्स्ट वीक में मेरा फिर क्लास होगा। कौन सा तारीख होगा नेक्स्ट वीक? 12 तारीख को ऑफलाइन। ओ, मतलब इसमें। और आपका 22, कल आपका ये करंट चैलेंज अभी जो क्लास हो रहा है ना, उसका ये है, क्या बोलते हैं, वीकली टेस्ट है ये सब्जेक्ट का, कल सुबह। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम दिए थे ना हमने गूगल मीट में, एक मीट बोलता हूँ, क्या है, गूगल हम में, ऐसे ही देना है आपको 20 मार्क का। ठीक है। इसका अ, मैं आपको भेज देता हूँ ये वाला स्लाइड, आप थोड़ा देख लेना छुट्टी में। ये वाला है ना आपका? लेट ऑल। अच्छा, हाँ ये।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी है, और कौन सा नॉर्थ ईस्ट, ये चारों। ओके, सो गुड नाइट।